नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की पहली बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कोर्ट रूम में हुआ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कोर्ट रूम में ये शख्स जिसे जज ने सजा सुनाई, जज ने कहा इसे जेल भेजो, और देखिए आरोपी कूद गया जज के ऊपर। ये अमेरिका के कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिका की अदालत में देखिए क्या हुआ। अमेरिकी कोर्ट में जज ने कहा इसको जेल भेजा जाए, और जेल भेजने की बात सुनते ही ये आरोपी देखिए जज पर कूद गया, और उसके बाद जमकर वहां मौजूद अधिकारियों ने इसकी कुटाई की है। ये देखिए घूसे घूसे से कुटाई की गई है इस आरोपी की। बताया जाता है ये एक चोर था और इसने कई बैटरी चोरी की है अमेरिका में। वहां भी बैटरी चोरें, सोचिए, कई बैटरी चोरी की, और जिसके बाद जज ने कहा इसे जेल ले जाओ। और ये देखिए गुस्से में जज, महिला जज बैठी थी, उसकी कुर्सी की तरफ छलांग लगा दी इसने। महिला जज समझ पाती उससे पहले कुर्सी से नीचे गिर गई। उसके बाद इस आरोपी के साथ जो हुआ वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 गिरफ्तार हो गए जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हजारों लोग होंगे अयोध्या में, हजारों लोग होंगे राम मंदिर के आसपास, राम मंदिर परिसर में और अंदर। खुद प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन उससे पहले जो धमकी दी गई, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये धमकी आई कि ये राम मंदिर का फोटो देख रहे हैं, इस पे क्रॉस, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पर क्रॉस, और ये शख्स जो मास्टरमाइंड है इसने अपनी तस्वीर पर भी क्रॉस लगाया। साजिश का हिस्सा था। तो मकसद था धमकी का कि राम मंदिर पर बम से हमला हो सकता है, योगी आदित्यनाथ भी टारगेट पर है। जैसे ही योगी की टीम को खबर मिली, फौरन एक्शन में आई। योगी ने अपनी एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को इस काम में लगाया कि कौन है जो राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहा है। तो 2 लोग एसटीएफ ने पकड़े। ये हैं 2 लोग। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन था? अगली तस्वीर है मास्टरमाइंड की, देवेंद्र तिवारी। मास्टरमाइंड फरार है जिसने धमकी दी है। सवाल यह है कि अयोध्या में पहले से ब्लू जोन घोषित किया गया है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, और इस वक्त बहुत से लोग ऐसी साजिश करने की कोशिश करेंगे जो चाहते हैं माहौल खराब करना। इसलिए योगी का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, और इसीलिए तुरंत कार्रवाई हुई और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे होगा। जिन्होंने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को खत्म करने का ऐलान किया और एटीएस के खात्मे का भी खुला चैलेंज दिया। 1 हफ्ते के अंदर योगी ने उनकी हेकड़ी हवा कर दी। बम की धमकी वाले 2 चेहरे गिरफ्तार हो गए। मास्टरमाइंड ने मोबाइल जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। रसूख के दम पर बचने का दांव चला, लेकिन कानून और योगी के डंडे से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब मोहरों के बाद अब धमकी देने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की बारी है। और आइए आपको बताते हैं ये दोनों हैं कौन, इनकी गिरफ्तारी कैसे की गई। एसटीएफ के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि सबूत, मोबाइल जला दिए थे जिससे धमकी दी गई है। ये है वो आरोपी, राम मंदिर और योगी को धमकी देने वाले शिकंजे में आ चुके हैं। लखनऊ से उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इन 2 आरोपियों को धर दबोचा है। एक आरोपी है ताहर सिंह और दूसरा ओम प्रकाश मिश्रा। 25 से 30 साल इनकी उम्र है, गोंडा के रहने वाले हैं।
दोनों की गिरफ्तारी लखनऊ के गोमती नगर से हुई। एसटीएफ को शाबाशी देनी होगी जिसने त्वरित कार्रवाई की। दोनों लड़कों ने ही ईमेल के जरिए राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी। धमकी में राम मंदिर, योगी और उत्तर प्रदेश एसटीएफ प्रमुख को चेतावनी दी थी। धमकी वाले ईमेल में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। खूंखार दिखाने के लिए आरोपी ने खुद को कहा कि हम आईएसआई से जुड़े हैं। यूपी एसटीएफ ने ईमेल के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की कि ये ईमेल आया कहां से। जांच में एसटीएफ ने साइबर टीम और सर्विलांस की मदद ली। सर्विलांस जो मोबाइल के बारे में जानकारी जुटाती है। जल्द ही खुलासा हो गया कि आरोपियों ने फर्जी आईडी से ईमेल भेजा है। आरोपियों ने धमकी के लिए 2 ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। एक ईमेल आईडी आलम अंसारी खान और दूसरी जुबैर खान के नाम से बनाई गई। दोनों ईमेल एक ही मोबाइल फोन पर बनाए गए, लेकिन इसके मोबाइल डेटा से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी जिस मोबाइल से मेल किया गया उस मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया गया। इंटरनेट किसी दूसरे वाईफाई से लिया गया। एक किसान नेता के दफ्तर से वाईफाई के जरिए इंटरनेट लेकर मेल किया गया। अब आइए आपको सुनवाने जा रहा हूं दोनों आरोपियों को जो अपने बारे में बता रहे हैं। पुलिस ने पकड़ा है, सच कबूला है। सुनिए दोनों को जरा। मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिशंबरपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा। ओम प्रकाश मिश्रा, सना भरत भुआल मिश्रा, निवासी भैरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। ये है मेल करने वाले जिन्होंने धमकी का मेल किया, लेकिन इनके पीछे मास्टरमाइंड भी है। यह मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसका नाम है देवेंद्र तिवारी। इसने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी की पूरी साजिश रची। कौन है ये देवेंद्र तिवारी, इसके बारे में आपको बताऊं। ये अभी फरार चल रहा है। यूपी एसटीएफ इसे शिद्दत से तलाश रही है। यह है देवेंद्र तिवारी। बड़ी बात यह जो आगे मोबाइल पड़े, जिन मोबाइल से मेल किया गया वो दोनों मोबाइल इसने फूंक डाले, जला दिए। राम मंदिर और योगी की धमकी पर यह खुलासा हुआ है। धमकी का मास्टरमाइंड देवेंद्र तिवारी बताया जा रहा है। देवेंद्र तिवारी खुद को किसान नेता और गौ सेवक कहता है। देवेंद्र तिवारी ने ही ईमेल में धमकी मिलने का दावा किया। इसने कहा मुझे मेल आया और सबूत मिटाने के लिए इसने 2 मोबाइल जला दिए। देवेंद्र की कोशिश थी कि मोबाइल जलाकर वो बच जाएगा। मतलब मोबाइल से पुलिस एजेंसियों को चकमा देना चाहता था। रसूखदार होने की वजह से कई लोग इसकी मदद भी कर रहे थे। आपको बताऊं ये देवेंद्र किसान मंच और गौ सेवा परिषद के नाम से एनजीओ चलाता है। लखनऊ के आलमबाग में इसका एक मेडिकल कॉलेज भी है। इसी मेडिकल कॉलेज से उसने धमकी की पूरी साजिश रची। कॉलेज के 2 कर्मचारियों ने देवेंद्र की साजिश को अंजाम दिया। ओम प्रकाश देवेंद्र का पीए है, जबकि ताहर सिंह सोशल मीडिया देखता है देवेंद्र का। देवेंद्र कहने पर दोनों ने 2 मोबाइल खरीदे और सिम कार्ड खरीदे। इसी मोबाइल पर ईमेल आईडी बनाकर धमकी का मेल किया गया। धमकी भरे ईमेल की तस्वीर ताहर ने देवेंद्र के व्हाट्सएप पर भेजी। इसके बाद देवेंद्र के कहने पर दोनों मोबाइल नष्ट कर दिए गए, मगर एसटीएफ ने जल्द ही मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिए। आईपी एड्रेस, जब इंटरनेट किसी का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक खास आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस के जरिए ही पकड़ होती है। और देवेंद्र के दफ्तर तक पहुंच गई पुलिस एसटीएफ, लेकिन तब तक वो फरार हो गया था। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, जबकि उसके 2 मोहरे अभी शिकंजे में हैं। सुनिए, आपको सुनवा रहा हूं। देवेंद्र को सुनिए जो खुद कह रहा था कि उसे धमकी दी गई, जबकि ये इसकी खुद की साजिश रची गई थी। सुनिए। कल मुझे एक मेल आया जिसमें जुबैर अहमद के नाम से मेल था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुझे और एसटीएफ चीफ और भगवान राघवेंद्र राम के मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसको लेकर सुशांत गोल्ड सिटी में मुकदमा लिखा गया है। और सभी विभाग के लोग इस पर एक्टिव हैं, कार्य कर रहे हैं। एटीएस के कुछ लोग आए हुए थे अधिकारी, और एसटीएफ के अधिकारी आए हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के कई अधिकारियों का फ़ोन आया, लेकिन अभी तक कोई समुचित बात नहीं कही है। इस खबर को बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत इसलिए नहीं समझी गई क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर की। उसके बाद 4 रोज बाद 26 जनवरी है। देश के 2 बड़े मौके हैं, और इस बड़े मौके पर आपको बताऊं
देश की राजधानी दिल्ली में पकड़ा गया है सलाउद्दीन, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का आका है। इसका राइट हैंड दिल्ली में था, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं, यह है जावेद मट्टू। तस्वीर जो आप देख रहे हैं जावेद मट्टू की, ये दाढ़ी में इसकी तस्वीर है और ये बिना दाढ़ी की तस्वीर है। इसे दिल्ली में पकड़ा गया। सोचिए, प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी से पहले ये देश की राजधानी दिल्ली में क्या कर रहा था। ये इसकी तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसे पकड़ा है दिल्ली की स्पेशल सेल ने। देख रहे हैं, चश्मा लगाए हुए, मुंह ढका हुआ है, और ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आप देख रहे हैं, जिसने जावेद मट्टू को अरेस्ट किया है। जावेद मट्टू छोटा मोटा आतंकी नहीं है। 10 लाख रुपए का इनाम जावेद मट्टू पर है। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस पे 10 लाख का इनाम हो वो कितना बड़ा आतंकी होगा। राम मंदिर उद्घाटन से पहले बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। दिल्ली में हिजबुल का यह बड़ा आतंकी पकड़ा गया है। गिरफ्तार आतंकवादी का नाम जावेद अहमद मट्टू है। दावा है मट्टू दिल्ली में बड़ी वारदात की फिराक में था। इससे पहले भी वो कई आतंकी हमलों में शामिल रहा। घाटी में मोस्ट वांटेड 10 आतंकियों में मट्टू एक था। जावेद मट्टू पर 10 लाख का इनाम घोषित है और वो पुलिस के साथ NIA की भी हिट लिस्ट में, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिट लिस्ट में भी है। लंबे वक्त से इस आतंकी की एजेंसियों को तलाश थी। जावेद मट्टू जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है। मट्टू हिजबुल का कमांडर और सलाउद्दीन का करीबी है। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन खतरनाक आतंकी संगठन है। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मुजफ्फराबाद में, और हिजबुल का मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना है, यानी भारत की अखंडता और एकता पर हमला करना है। हिजबुल का सरगना सलाउद्दीन है, जो पाकिस्तान में। सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है, लेकिन यह खूंखार आतंकी अब तक पकड़ा नहीं गया। सलाउद्दीन 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ चुका है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में जेल में रहा है। जेल से रिहा होते ही हिजबुल में शामिल हो गया और पाकिस्तान चला गया। आतंकी जावेद मट्टू भी पाकिस्तान जा चुका और पाकिस्तान के नापाक इशारे पर काम करता है, लेकिन दिल्ली में यह गिरफ्तार हुआ है। अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अब आपको लेकिन दिखाऊं, इसका परिवार अभी भी कश्मीर में रहता है। जावेद मट्टू का इसका भाई, इनके भाई से मिलवाने जा रहा हूं। यह है जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू, जिनके हाथ में आप तिरंगा देख रहे हैं। जो 15 अगस्त की इनकी तस्वीर सामने आई थी, भाई आतंकी है, लेकिन दूसरा भाई हाथों में तिरंगा लिए देश के साथ जुड़ा हुआ, देश के साथ लगाव और राष्ट्रवाद की बात करता है। उसका कहना है कि आतंकी भाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रईस मट्टू, जो जावेद मट्टू के भाई हैं, और HGS धालीवाल, जो कि स्पेशल CP है स्पेशल सेल के। In a major breakthrough, special cell of Delhi Police और सेंट्रल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के साथ जावेद मट्टू, जो कि A++ कैटेगरी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सोपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाख प्लस इनाम है, उसको आज फोरनून में अरेस्ट किया गया। एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक एक्स्ट्रा अलर्ट की डायमेंशन जो थी वो बरकरार किए हुए थी, जिसके फलस्वरूप आज ये एक मेजर जो कैच है, मेजर ब्रेक थ्रू है, उसको अंजाम दिया गया। पकड़ने पे उसके पोजेशन से एक पिस्टल अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है। तो आपका भाई एक्टिव है इस टाइम? हाँ, एक्टिव 2009 में हुआ, उसके बाद हमें पता नहीं वो अभी जिंदा है या मरा है। तो क्या मैसेज है आपकी? उसके मैसेज अगर जिंदा है और मेरी बात उसके पहुंचेगी, मैं उसको कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ आए या खुद एजेंसी के साथ रब्ता करे। आज वो हालात नहीं रहे। अब पाकिस्तान से कुछ नहीं होगा। अब हालात क्लियर हो गए है। क्या हालात है? क्या वो बिगाड़ी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा? हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी का एक्शन जारी है अपराधियों पर। तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है सचिन राठी की तस्वीर। योगी की पुलिस का सिपाही सचिन राठी की हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर हत्या कर दी पिछले दिनों। सचिन राठी बाकायदा एक ऑपरेशन के लिए गए थे। ये देख रहे हैं, ये हिस्ट्री शीटर खड़ा अपने घर की छत पर
और छत से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। यह उस रात की तस्वीर है शाम की, जब छत से हिस्ट्री शीटर गोली चला रहा था और योगी की पुलिस यानी सचिन राठी को आकर गोली लगी। 5 पुलिस की जीप गई थी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन योगी के पुलिस के सिपाही की इसने हत्या की। तो देखिए मुन्ना यादव का एनकाउंटर कर दिया गया कंधों पर। योगी की पुलिस की कंधों पर जा रहे हैं मुन्ना यादव, इनका एनकाउंटर किया गया। योगी की पुलिस ने फौरन इन्हें इनकी जगह पहुंचा दिया। अब हुआ क्या, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। यह है मुन्ना यादव, एनकाउंटर हुआ, पांव में गोली लगी, रहम की भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें जेल भिजवा दो, इन्हें डर है कि इनका एनकाउंटर ना हो जाए। सुनिए जरा। हमें न्याय नहीं मिल पाओ, भगो वो दिखा के मारती है, हमें जेल में भैया करवाई दो। छोटे छोटे बच्चा पली है, अरे और हमें बीच चौराहे में मार दो जाए। सुन रहे माल तुझे है योगी इसे न्याय कि हमें न्याय दो जाए, हमें न्याय नहीं मिल पाओ। भगो वो दिखा के मारती है, हमें जेल में भैया करवाई दो। छोटे छोटे बच्चे जिसने खुद पुलिस वाले की हत्या की हो, अब एक तो कह रहा है हमें न्याय नहीं मिला, और डर इस बात का है, कह रहा है जेल भिजवा दो तो सुरक्षित रहूंगा, वरना हमें भागा हुआ दिखाकर मार दिया जाएगा। अब एक्शन हुआ इनके ऊपर। ये इनके घर की तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये वही घर है जिसकी छत पर चढ़कर ये गोली चला रहा था। इस घर की नपाई जुखाई हुई और उसके बाद घर पर चल गया बुलडोजर। आज अगली तस्वीर दिखाई, ये चल रहा है बुलडोजर। योगी ने 2 बुलडोजर भिजवाए और पूरा घर ढा दिया गया है। दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए योगी राज में पूरा एक्शन हो रहा है। मुन्ना यादव पर ये बुलडोजर चला है। उनका जो महल नुमा घर था, जो किला बना रखा था मुन्ना यादव ने, उस पर चल गया है बुलडोजर। ये गिर रहा है मुन्ना यादव का घर, यहीं से गोलियां चलाई गई थी, पुलिस पर गोलियां चलाई थी। ये वैसा ही था जैसे विकास यादव ने गोली चलाई थी योगी की पुलिस पर, उसके बाद विकास यादव इतिहास हो गया। वही हश्र मुन्ना यादव का। उत्तर प्रदेश में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर और अपराधी कांप उठे। एक हिस्ट्री शीटर खुद को कानून से ऊपर समझने लगा था। अपने महल को बंकर बनाकर वो पुलिस को चुनौती दे रहा था और एक सिपाही को मारकर अपने आप को डॉन साबित करने में लगा था। और एक जिन लोगों ने काम करा उनका सफा होना चाहिए, उन्हें भी इसी मौत मारना चाहिए। बदमाशों को खत्म कर देना चाहिए, बदमाशों को। योगी ने ऐसा कड़ा एक्शन लिया कि बदमाश की हेकड़ी भी हवा हो गई और उसका महल भी समीदोज हो गया, और फिर पैगाम दे दिया कि योगी राज में माफिया और बदमाशों का नहीं, सिर्फ कानून का राज चलता है। मकान को जमींदोज कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के धरनी धीरपुर नगरिया गांव की, जहां देखिए गांव के बाहर किलेनुमा एक मकान उसने अपना बना रखा था, और आपको बता दें नक्शा पास न होने के कारण जो लैंड यूज था वो भी चेंज नहीं कराया था, जिसके चलते आज ये राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अब आपको बताता हूं कि आखिर हिस्ट्री शीटर पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, इसके कारनामे क्या है। यूपी में ये हिस्ट्री शीटर बदमाश पर योगी का चला है बुलडोजर, वही तस्वीर आप देख रहे हैं। कन्नौज में मुन्ना यादव के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश को योगी ने सबक सिखा दिया। हिस्ट्री शीटर मुन्ना के घर पिछले हफ्ते पुलिस और गैर जमानती वारंट लेकर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को देखकर मुन्ना यादव और उसके परिवार ने हमला कर दिया। बेटा भी गोली चला रहा था, बेटा नाबालिग है, उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। मुन्ना की गोलीबारी से एक सिपाही सचिन की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर कर मुन्ना को गिरफ्तार किया, फिर इलाज के बाद बदमाश मुन्ना को जेल भेज दिया गया। अब इसके महल जैसे घर पर गिरी है कानून की गाज। उसके 3 मंजिला घर को पुलिस प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुन्ना का घर बिना नक्शा पास कराए बना था।
आम रास्ते के बड़े हिस्से पर कब्जा कर उसने घर बनाया था और इस घर का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में करता था। महलनुमा घर में उसने सभी दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। घर के अंदर से कई जगह से जब फायरिंग कर रहा था तो वहां सीसीटीवी से तस्वीरें देख रहा था पुलिस वाले कहां खड़े, ताकि पुलिस एक्शन के लिए आए तो वो और उसके साथी उस पर हमला कर सके पुलिस पर। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। एसपी कन्नौज हैं अमित कुमार, जो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे, उन्हें सुनिए। इस अपराधी और इसके परिवारजनों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। इसमें हमारे एक साथी कांस्टेबल सचिन राठी शहीद हुए। इसमें इस प्रकार की संरचना इस प्रकार की गई थी कि इसमें विभिन्न जगह होल्स बनाए गए थे जिसके माध्यम से शिस्ट लेके फायर किया जा सकता था। वो घटना दिनांक को भी इसने इस तरह के मकान का प्रयोग करते हुए पुलिस टीम पर फायर किया और इस संबंध में रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रेषित की गई थी, जिसमें न्यायालय द्वारा इसके मकान के ध्वस्तीकरण करने का आदेश पारित किया गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत से ऐसे विरोधी हैं, मोदी विरोधी, जो रामलला पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि श्री राम पर अज्ञान से ही मोदी 400 पार पहुंच जाएंगे, जो विरोधी अज्ञानता दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर लक्षद्वीप की आप देख रहे हैं, दक्षिण के दौरे पर थे। बीच पर पीएम मोदी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री 400 सीटें और उसके पार तक कैसे जाना है उसकी कोशिश में लगे हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन विरोधी क्या कर रहे हैं? विरोधी देख रहे हैं कि मोदी प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाओ। मोदी श्री राम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो रामलला पर सवाल उठाओ। यह सब करके इस बात को समझ नहीं रहे हैं या समझ कर ना समझ बन रहे हैं कि ऐसा करके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 पार पहुंचाने के लिए रास्ता बना रहे हैं। और ऐसे ही ये कहते रहे तो मोदी को ये विरोधी 400 पार पहुंचवा देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी मिशन इंडिया पर है। मोदी उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत फतेह करने निकल पड़े हैं। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप को सौगात दे रहे हैं। समंदर में सियासी डुबकी भी लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी का टारगेट है 400 सीटें जीतना। लेकिन मोदी विरोधियों ने मोदी को 400 पार पहुंचाने की खुद कसम ले ली है। मोदी के अंध विरोध में डूबे इंडी गठबंधन के नेता प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला पर उल जलूल बयान दे रहे हैं। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। आप सबको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जाए? बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर की सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? रामलला का अपमान कर रहे हैं। देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं। विरोधी श्री राम पर जितने सवाल उठाएंगे, मोदी की ताकत और बढ़ती जाएगी। और 2024 में यही नेता मोदी को 400 पार पहुंचाएंगे। मोदी को 400 पार पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं शरद पवार के करीबी जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड का जो बयान है पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। कल बयान आया, दिन भर इस पर बहस होती रही। देखिए जरा जितेंद्र आव्हाड क्या कह रहे हैं। और ऐसे बयान देते रहे तो बीजेपी के लिए और आसान हो जाएगी। बीजेपी की फील्ड पर बैटिंग करने उतरेंगे तो हिट विकेट ही होंगे, और वही हो रहा है। इंडिया अलायंस ने सारी हदें पार कर दी। मोदी को रोकने के लिए कुछ भी कह रहे हैं। अलायंस के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। पहले हिंदू और हिंदू धर्म का अपमान किया, अब श्री राम का अपमान कर दिया। शरद पवार की पार्टी ने आपत्तिजनक बयान दिया है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा भगवान राम मांस खाते थे, वनवास के दौरान उन्होंने मांस का सेवन किया है। वो जंगल में शिकार करते थे और उसे खाते थे। 14 साल जंगल में भोजन कहां से मिलेगा? राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय मांस खाते हैं।
यही वजह है कि हम भी मांसाहारी हैं। आव्हाड ने शिरडी में यह बयान दिया है। जब वो बोल रहे थे तब मंच पर सोचिए शरद पवार भी मौजूद थे। आव्हाड को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं। उन्होंने कहा मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया। हजारों साल पहले से हर कोई मांसाहारी रहा। हजारों साल पहले देश में आज भी 80% लोग मांसाहारी हैं। मैं अपने बयान पर कायम हूं। वो कह रहे हैं वनवास के दौरान राम ने मेथी नहीं खाई। जितेंद्र आव्हाड शरद पवार के खास हैं। आव्हाड पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। कहा था भगवान का इस्तेमाल डराने के लिए होता है। चंद लोग हिंदू त्योहार को बदनाम कर रहे हैं। देश में दंगों के लिए त्योहार मनाए जाते हैं। ये हैं कौन साहब? ठाणे के मुंब्रा कलवा से विधायक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। विधानसभा में शरद पवार गुट विपक्ष में 2014 में चिकित्सा शिक्षा मंत्री और बागवानी मंत्री रहे। 2019-22 में आवास और अल्पसंख्यक मंत्री रहे। ठाणे से पढ़ाई की, मरीन इंजीनियर है। सोचिए इंजीनियर है और ऐसी बात कर रहा है। सुनिए जरा जितेंद्र आव्हाड को। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? बरोबर आहे की नाही? जे बोलतो ते खरं बोलत असतो मी. आता त्यांनी ते कोणीतरी बोलताना ते मोदींना पर्याय नाही वगैरे वगैरेच्या गोष्टी काढल्या. रेस नहीं था, खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है. कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था. आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल. इसको कभी बिल्कुल कायम है. इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है. वो राम भक्ति है ना. अब इस तरह के बयान के बाद हंगामा होना तय था, वही हुआ. तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं. ये जितेंद्र आव्हाड के घर के बाहर आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं. फुल स्क्रीन लीजिए जरा. लोगों में गुस्सा है. उसके बाद आपको बताओ बीजेपी के नेता राम कदम पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी है जितेंद्र आव्हाड के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ. पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है. तो क्या जितेंद्र आव्हाड के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? इस तरह की खबरें रोज चलेंगी कि रामलला का अपमान हो रहा है, राम मंदिर का अपमान हो रहा है, तो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर चोट है. तो ये नेता कैसे वोट मांगेंगे? अब देखिए एफआईआर में क्या. दिल्ली से महाराष्ट्र तक प्रदर्शन हो रहा है. ठाणे में आव्हाड के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ. एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज कराई गई. प्रदर्शनकारियों ने जितेंद्र आव्हाड मुर्दाबाद के नारे लगाए. आव्हाड के घर के बाहर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए, जिसके बाद एनसीपी नेता आव्हाड ने इसे और तूल दे दिया. प्रदर्शनकारियों के जाने के बाद जितेंद्र आव्हाड ने गौमूत्र से उस जगह को साफ किया. अब यह मामला पुलिस थाने पहुंच गया है. बीजेपी नेता राम कदम ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद आव्हाड के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई. उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात है. दरअसल बीजेपी ने राज्य सरकार से एक मांग की थी. बीजेपी की मांग यह थी कि मांस और शराब पर पाबंदी लगाई जाए 22 जनवरी को, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, क्योंकि अयोध्या में इसी दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है. बीजेपी की इसी मांग के बाद जितेंद्र आव्हाड ने यह बयान दिया कि रामलला भी मांस खाते थे. आइए अब आपको सुनवाता हूं. सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान. न सिर्फ एनसीपी घिरी हुई है जितेंद्र आव्हाड, बल्कि इंडी अलायंस अब घिर गया है. शरद पवार की मौजूदगी में ये हुआ. उद्धव ठाकरे की आज भी शांति है. राहुल गांधी की आज भी शांति है. उनका जितना घमंडी अलायंस है, सबकी चुप्पी, सबकी खामोशी ये दर्शाती है कि वो आव्हाड के इस बयान से वे सहमत है. उनकी गिरफ्तारी हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो. शरद पवार साहब ने उनसे कहलवाया है
अरे यही बात अगर तुम किसी और के बारे में कहते ना तो अभी तक लोगों ने तुमको जिंदा जला दिए होते। राम के मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसी वक्त ऐसी जो अपशकुनी जो कार्रवाई है यही लोग करते हैं। और ये मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे साहब का भी इसको समर्थन है। एक जो आदर रहना चाहिए वो आदर इनके मन में नहीं है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में सहभागी होने का कुछ भी अधिकार नहीं। देखिए, इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इनको निगलेक्ट करना चाहिए। एनसीपी के लोग कह रहे वो मांस खाते थे नहीं खाते थे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इस समय इस बात को बोलने का मतलब क्या है, क्यों इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जितना ये बयान देंगे उतना ही जनता की नजरों से गिरते चले जाएंगे। जितेंद्र आव्हाड जो बात कह रहे हैं, ऐसी सोच वाले जो लोग हैं उन्हें जल्दी से बता देते हैं कि श्री राम दरअसल खाते क्या थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वो पेड़ नजर आ रहा है आपको, पेड़ के तने के पास आप देखिए वहां पर कंदमूल रखा है, उसे कंदमूल कहते हैं। श्री राम वनवास के दौरान ये कंदमूल खाते थे। वो जो नीचे आपको नजर आ रहा है, उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी थे वनवास के दौरान। वनवास के दौरान जंगल जंगल भटक रहे थे, जंगल में श्री राम सन्यासियों की तरह जीवन जी रहे थे। इस दौरान वो झोपड़ी में रहते थे और जमीन पर सोते थे। कहा जाता है कि इस दौरान वो फल फूल खाकर जीवन जी रहे थे। जंगल में आम, जामुन, अमरूद, केला, कंदमूल मिलते थे। सभी लोग इन्हें भोजन के तौर पर ही ग्रहण करते थे। एक प्रसंग में आपको याद होगा, शबरी के झूठे बेर खाने का भी जिक्र है। रामायण में खासतौर पर कंदमूल का जिक्र मिलता है। कंदमूल का मतलब वन में मिलने वाले फलों से होता है। हालांकि कंदमूल एक खास तरह के फल को भी कहते हैं, जो वो आपको नजर आ रहा है, जिसे उत्तर भारत में कई जगहों पर राम फल भी कहा जाता है। प्राचीन काल में जंगल में कंदमूल काफी पाए जाते थे। कंदमूल जमीन के भीतर लौकी के आकार का होता है, जिसका वजन करीब 2 किलो से 10 किलो तक का होता है और इसकी बाहरी सतह गेरुए रंग की होती है और भीतर से ये सफेद होता है। इसका स्वाद मीठे आलू की तरह होता है और चूंकि सनातन धर्म में जीव हत्या अपराध है, ऐसे में भगवान राम का मांसाहारी होने का सवाल नहीं। वैसे भी भगवान राम निरीह प्राणियों के रक्षक माने जाते हैं, जिनके अंदर न्याय, करुणा और प्रेम का अथाह सागर था। तो जो अज्ञानी है वो कुछ भी बोल सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास। उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है, हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला कि किसी भी व्यक्ति भगवान राम को झूठा मांसाहारी न बनावे। वो सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के ही रूप में उनका जीवन बीता है, इसलिए ऐसे प्रभु को मांसाहारी कहना गलत है, झूठा है और एकदम असत्य है। तो आपने सुन लिया, जो नेता अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हैं, ये दरअसल मोदी से इस कदर नफरत करते हैं, मोदी को इस हद तक हराना चाहते हैं कि मोदी जो काम करते हैं उस पर ये सवाल उठाते हैं और इससे ही मोदी को फायदा होता है। 24 में इस तरह के और नेता हैं जो मोदी को 400 पार जाने में मदद करने वाले हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पर, रामलला पर ये सब सवाल उठा रहे हैं। देखिए जरा, एक से बढ़कर एक है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, भूख लगे कि तो मंदिर जाओगे, वहां उल्टा तुमसे दान मांग लेंगे। बीमार पड़ोगे तो मंदिर जाओगे या अस्पताल। दिग्विजय सिंह प्राण प्रतिष्ठा से पहले कह रहे हैं रामलला की असली मूर्ति कहां है, वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हो रही है, नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी है। बीके हरिप्रसाद कांग्रेस नेता कह रहे हैं अयोध्या में राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, गोधरा दंगों जैसी घटना हो सकती है। सोचिए, ओवैसी कह रहे हैं नौजवानों मस्जिद को आबाद रखो, अयोध्या में हमारी मस्जिद हमसे छीन ली गई है। फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के विधायक हैं, कह रहे हैं मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक है। संजय राउत कह रहे हैं भगवान राम को उम्मीदवार ना बना दे बीजेपी। शफीकुर रहमान सपा के सांसद हैं, कह रहे हैं 22 जनवरी को हम गम का दिन मनाएंगे। सैम पित्रोदा कांग्रेस नेता कह रहे हैं भारत में धर्म को ज्यादा महत्व मिल रहा है, लोग तय करें कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये अखिलेश के चहेते स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं
रामचरितमानस में सब बकवास है, किताब पर बैन लगे। चंद्रशेखर बिहार सरकार में मंत्री हैं, कह रहे हैं रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। जगदानंद सिंह आरजेडी के नेता कह रहे हैं मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। अब ये सारे बयान 100 करोड़ हिंदू जिनकी आस्था राम जी से है, रामलला से है, बल्कि पूरे देश की आस्था है, वो जब ये बयान सुनेगी तो किसको वोट देगी? सुनिए जरा, साधु संतों में खासा गुस्सा है, रोष है, उन्हें सुनिए। जो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक वजूद बरकरार रखना चाहती हैं, उनको किसी भी प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम पर अभद्र टिप्पणियों से बचना चाहिए। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाए। जो भगवान श्री राम सभी मनुष्यों को एक सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, इन दुष्ट बुद्धि के लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम मांस खाते थे। प्लीज एक ऐसा कानून लाइए जो इस निंदा का विरोध करता हो, जो बुरा बोलता हो इस निंदा पर, ऐसे लोगों को कठोर सजा हो सके। मैं तो कहूंगा आजीवन कारावास होना चाहिए। स्पष्ट हो गया है कि जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। वही हाल ये इंडिया गठबंधन वालों की है। ये रावण के खानदान के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका विनाश हो रहा है। ये अपने विनाश को देखते हुए बौखला गए हैं। न मांसम राघव भुंगते न चैव मद सेवते। राम जी मांस नहीं खाते, मदिरा का सेवन नहीं करते। अर्थात उत्तर है, जो मांस खाता है, जो मदिरा का सेवन करता है, उसका मन कहीं अन्यत्र जाता है। नहीं तो वो तो हमेशा आपकी ही चर्चा कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ तो ये राम पर और मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, जब ये देखते हैं नुकसान हो चुका है, चुनाव नजदीक है, तो फिर मंदिर मंदिर जाना शुरू करते हैं। क्या वो जो डैमेज हो गया इसे बराबर कैसे करना है? इनका कोई नेता इन्हें बताता है, आपने जो पार्टी के नेताओं ने ये बयान दिए थे, अब आपको तो लोग हिंदू विरोधी मानते हैं, तो वोट क्यों दे? तो फिर क्या शुरू होता है? टेंपल रन। अगली तस्वीर दिखाइए। अखिलेश यादव भी मंदिर जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को चुप नहीं करा पा रहे, शफीकुर रहमान को चुप नहीं करा पा रहे, लेकिन चुनाव से पहले मंदिर। अगली तस्वीर दिखाइए। तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं मंदिर जरूरी है, अस्पताल, और चुनाव से पहले मंदिर। तो तीसरी बार मोदी को ये नेता खुद जीत दिलवा देंगे। मोदी अपने मिशन पर है इस वक्त। नए साल में दक्षिण भारत में थे, 2 दिन में 3 राज्यों का दौरा कराएं, लेकिन विपक्ष केवल बयानबाजी में लगा है। भगवान राम पर विवादित टिप्पणी कर रहा है, विपक्ष को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर ऐतराज है, लेकिन न्योता न मिलने पर भी सवाल उठा रहा है। काल्पनिक है श्री राम, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था काल्पनिक है। चुनाव के बहाने फैसला अटकाने की भी कोशिश की थी, फैसला आ गया, मंदिर बन गया, तो बयानबाजी हो रही है। यही विपक्ष मंदिर मंदिर घूमने से परहेज नहीं करता है। राहुल गांधी चुनाव के दौरान मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, प्रियंका वाड्रा भी मंदिर जा चुकी हैं, आरती कर चुकी हैं, कांग्रेस के तमाम नेता मंदिरों के घंटे बजा चुके हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही असली रूप आ जाता है। विपक्ष को लग रहा है कि इससे उसे फायदा होगा, अल्पसंख्यक वोट उसके पक्ष में गोलबंद होगा, लेकिन इसका उल्टा ही असर होता है। कई चुनावों में साबित हो चुका है कि अगर इस मुद्दे पर अल्पसंख्यक गोलबंद होंगे तो बहुसंख्यक भी गोलबंद होंगे, जो पहले भी होता रहा है। ऐसे में बीजेपी का रास्ता और आसान हो जाएगा। बीजेपी 400 पार पहुंचना चाहती है, पहुंच जाए तो हैरानी भी नहीं होगी। यही हालत रहे अगर। सुनिए जरा, इन नेताओं को सुनिए जो मोदी को आसानी से 400 पार पहुंचवा रहे हैं। क्या यह बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया। ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आह्वान की जरूरत नहीं है। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का बयान आप देखिए गौर से, राम पूरे देश का है, पूरे विश्व का है। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। आप सबको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे?
पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ। वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। वो ही राम जो दशरथ की बेटा, वो ही राम जो घर घर में लेटा, वो ही राम जगत पसेरा, वो ही राम सबसे न्यारा। कि धीरे धीरे राम मंदिर एक सियासत बनते जा रहे हैं। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, केजरीवाल की क्या गिरफ्तारी होने वाली है। केजरीवाल को यही डर सता रहा है, उनकी पार्टी के नेताओं को यही डर सता रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। आइए ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे केजरीवाल, उनकी पार्टी के नेताओं को रात से ही डर लग रहा था केजरीवाल किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। इनकी नीयत में खोट है। ये कह रहे नहीं आप आइए, आप हमारे पास आइए, क्योंकि इनको गिरफ्तार करना। ये किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। ये हर इंडिया अलायंस के बड़े विपक्षी नेता के ऊपर ईडी समन भेज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं, मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा। केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं। सुबह ईडी की टीम केजरीवाल के घर रेड मारेगी। इसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कल देर रात से ऐसे ही दावे शुरू कर दिए थे। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक बयान आने लगे। जेल के अंदर मुख्यमंत्री वही मुख्यमंत्री होंगे जो बाहर है, वही अंदर होंगे। जैसे फाइल को आज वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में या अपने घर पे देखते हैं, वैसे वो जेल में उस फाइल को देख लेंगे। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस केजरीवाल को घेर रही है। आखिर ऐसा क्या है जो केजरीवाल छिपाना चाहते हैं? ईडी के संबंध से केजरीवाल क्यों टेंशन में है? अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। ये बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है कि आप जब चाहें चले जाएं, जब चाहें ना जाएं? अब देखिए हुआ क्या। ईडी के 3 समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल की तरफ से समन का जवाब भेजा गया। राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में व्यस्त हूं। केजरीवाल ने ईडी को 5 पन्नों का जवाब भेजा है। जो पूछना हो लिखित में भेज दें। केजरीवाल कह रहे हैं ईडी से, लिखित में बता दो क्या पूछना, मैं लिख के भेज दूंगा। ईडी केजरीवाल के जवाब की जांच कर रही है। ईडी केजरीवाल को चौथा सम्मन भेज सकती है और बार बार पेश ना होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। धारा 45 के तहत केजरीवाल के खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है। पीएमएलए एक्ट में पेश नहीं होने पर ठोस वजह बतानी होती है। इसके बाद ईडी आगे समय दे सकती है। अब दोबारा समन जारी किया जा सकता है। यह चौथा समन होगा। नोटिस लेकिन बार बार अगर इसकी अवहेलना होगी तो गिरफ्तारी हो सकती है। अगर केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो जांच शुरू हो सकती है और जांच अधिकारी आवास पर जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। सवालों के संतोषजनक जवाब न मिलने पर भी गिरफ्तारी संभव है। वारंट जारी होने के बाद केजरीवाल कोर्ट जा सकते हैं। एजेंसी से जांच में सहयोग का वादा कर सकते हैं। कोर्ट ईडी को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश भी दे सकती है। यह उनके पास विकल्प है। 6 जनवरी को केजरीवाल गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। केजरीवाल ईडी के समन को गैर कानूनी बता चुके हैं। 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पेश होने का संबंध था। 2 नवंबर को केजरीवाल ने पेश होने से इनकार किया। इसके बाद विपश्यना के लिए गए, पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। तो अब उन्हें चौथा समन दिया जाएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने। बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊँ।
आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। अब बवाली अब सवाली बन गए हैं, और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। मतलब इसे शब्दशः ना लिया जाए, वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। केजरीवाल को डर है गिरफ्तारी का, तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है बीजेपी, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मुझे चुनाव प्रचार से रोकना मकसद है। सिरसा कह रहे हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं केजरीवाल जी। संदीप दीक्षित कह रहे हैं केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए, केजरीवाल कोई तुर्रम खान नहीं है जो पेश नहीं होंगे। आतिशी कह रही है ईडी केजरीवाल के घर पर रेड कर सकती है, केजरीवाल की गिरफ्तारी भी संभव है। वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं गिरफ्तारी के डर से आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा दिलचस्प लिखा, जो उपदेश देते हो उसका पालन करो, ईडी का सामना करो भले पसंद ना हो, जैसा कि मैंने दिसंबर 2006 में किया था। हरीश खुराना कह रहे हैं शराब घोटाला का मास्टरमाइंड है केजरीवाल। सौरभ कह रहे हैं जेल के अंदर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे, जैसे वो फाइल बाहर देखते हैं वैसे ही जेल के अंदर देखेंगे। सुनिए जरा। पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजकीय भावना से प्रेरित, जो हमारे विरोधी है, जो हमारे साथ नहीं है, उनको 2024 से पहले जेल में बंद किया जाए और चुनाव में जाए। ये बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है, या भारत के संविधान में कोई अलग दर्जे के नागरिक होते हैं कि आप जब चाहें चले जाएं, जब चाहें ना जाएं? जो लोग जनता के मुद्दे उठाते हैं उनको, जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उनको इस तरीके से जेल में डाला जाएगा, फिर तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ा करेगी। तो केजरीवाल पर आज उनकी सरकार पर एक और आरोप लगा। मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट होते थे लैब के, उन टेस्ट को लेकर यह आरोप लगा है। देखिए आरोप नया क्या है, मोहल्ला क्लिनिक की आड़ में घोटाले के आरोप लगे हैं। एक दिन में 500 मरीज देख लिए गए। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, आधे मिनट में एक मरीज देखा गया। नकली दवाई, फर्जी जांच का खुलासा, प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने का आरोप, अस्पताल में नकली दवा मिलने का आरोप लगा था। इसके बाद मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया गया। जांच में फर्जी मरीज, फेक फोन नंबर दर्ज मिले। घोस्ट पेशेंट के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए। घोस्ट पेशेंट मतलब जो मरीज थे ही नहीं। एलजी ने आदेश घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। दवा घोटाले की सीबीआई जांच होगी। सुनिए जरा सुधांशु त्रिवेदी को। पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था। कदम कदम रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोष। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम से खबर आई है, मॉडल की हत्या कर दी गई। यह है मॉडल जिसे आप देख रहे हैं, दिव्या पाहुजा नाम है इस मॉडल का। बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह आप देख रहे हैं होटल, जिस होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंची दिव्या पाहुजा, और वो आरोपी भी नजर आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं आरोपी। अगली तस्वीर दिखाऊं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं,
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आपको देख रहे हैं, आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर कैसे हत्या हुई मॉडल की। मॉडल दिव्या कभी गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और कुछ दिन पहले ही मॉडल दिव्या मुंबई जेल से रिहा हुई। बुधवार को गुरुग्राम के होटल में मॉडल की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप दिव्या के कथित प्रेमी अभिजीत पर लगा। दावा है दिव्या 1 जनवरी को अभिजीत के साथ घूमने गई थी, जिसके बाद वो लौटकर सिटी पॉइंट होटल आई। अभिजीत और मॉडल दिव्या के साथ एक और शख्स भी था। होटल में कर्मचारी से कमरा नंबर 111 की तीनों ने चाबी ली। इसके बाद कमरे में दिव्या की गोली मारकर हत्या हो गई। अभिजीत जो बॉयफ्रेंड था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरा शख्स जो मौजूद था, उसकी तलाश हो रही है। पुलिस पूछताछ में अभिजीत ने आरोप कबूल कर लिया और दावा किया है कि मॉडल दिव्या अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी। दिव्या के पास उसके कुछ अश्लील फोटो मौजूद थे, जिसको लेकर भी मॉडल दिव्या बार बार पैसे मांगती थी। 2 जनवरी को दोनों के बीच इन फोटो को लेकर डील थी, लेकिन मॉडल दिव्या ने फोटो डिलीट करने से मना कर दिया। दोनों में बहस हुई, फिर गुस्से में अभिजीत ने गोली मार दी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आजादी के 75 साल बाद पहुंची बिजली। ताज्जुब करेंगे आप। कश्मीर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन था कि हर घर बिजली पहुंचानी है, तो हर घर बिजली पहुंची है। तस्वीर आप देख रहे हैं कुपवाड़ा की तस्वीर। कुपवाड़ा के एक गांव में 75 साल से बिजली नहीं थी। सोचिए, कुपवाड़ा के गांव के लोग ताली बजा रहे हैं। 75 साल से बिजली नहीं थी। यकीन नहीं हो रहा है इन्हें कि इनके यहां बिजली आ गई है। सोचिए, हम आप इसका अंदाजा शायद ही लगा पाए, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं है कि बिजली नहीं आना क्या होता है। देश को आजादी मिले 75 साल गुजर चुके, लेकिन अभी भी दूर दराज के कुछ इलाकों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी। खासकर जम्मू कश्मीर में एलओसी के नजदीक कुछ गांवों में अभी भी बिजली का इंतजार। ऐसे ही कुपवाड़ा के केरन सेक्टर पर नियंत्रण रेखा के पास 2 गांवों में आजादी के बाद पहली बार लाइट पहुंची है। इसके लिए रिकॉर्ड 2 महीने में काम पूरा किया गया है। समृद्ध सीमा योजना के तहत कुपवाड़ा जिले के कुंडिया और पतरू गांव में बिजली पहुंची है, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे। अंदाजा लगाइए, जो पहली बार अपने घर में दिया जलाया करता था, पहली बार जिसके घर में बल्ब जला होगा, उसकी खुशी क्या रही होगी। जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल जाए, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी खुशी है। सुनिए वहां के लोगों को। 1947 से लेकर आज तक किसी गांव में बिजली न थी, अंधेरा था, लेकिन आज उजाला हो गया। खुसूसन खासकर आपने जो हमारे हिंदुस्तान के जो बहादुर प्रधानमंत्री जी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने गरीब लोगों तक भी इस चीज़ का लाभ पहुंचाया और घर घर उन्होंने मतलब दिया जलाया और रोजगार दिया। 75 साल के बाद ये हुआ, लोगों के बीच में मेरे जो हल्का है, हल्के के लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। हमने पहली बार आज पावर देखा, ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत खुश हैं हम लोग। सदियों बाद हमने ये रोशनी आज देखी। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज पहली बार हम देख रहे हैं कि हमारे गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड स्पेशली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ थोड़ी रोशनी ठाई। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।